नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट सीट और महुआ खबर की खास पेशकश। आपका बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे कह सकते हैं आप कि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बहुत सारी काम किए हैं, बहुत सारा सम्मान कमाया है, बहुत नाम कमाया है। आज उनसे हम जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम तमाम बातें करने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आई युवा के फाउंडर एडवोकेट रुद्र प्रताप सिंह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्र जी। आपका जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं और ऐसे मसले पे आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं जो मसला कहीं ना कहीं से देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन वजह क्या है कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद वो सफलता हाथ नहीं लग पा रही है आपकी, या ये कह लें कि वहां तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है जहां पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए, आसिफ सवाल ये नहीं है कि जहां तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक बात पहुंच नहीं रही। उससे बड़ी बात यह है कि वो लोग सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर वो सुनना चाहते तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं काम कर रहा हूँ परिसीमन, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मुझे आपको आवाज उठाने की जरूरत पड़ती। ये वो मुद्दा है जो स्वतः होना चाहिए था और पिछले 50 सालों से लगातार होना चाहिए था। तो जो लोग इसको नहीं करना चाहते हैं वो हमारी आवाज क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनमें तो उसमें तो उनका व्यक्तिगत तो उसमें फायदा है, इसी के आधार पर तो उसको बंद करके बैठे हुए हैं और जमे हुए हैं सत्ता में। तो इस चीज को हटाने के लिए ये आवाज उन तक नहीं पहुंचानी, ये आवाज उस हर आम इंसान तक पहुंचानी है, वो हर उस भारतीय तक पहुंचानी है जिसके आधार पर इस देश का लोकतंत्र बनता है। और ये सवाल जब वो पूछेगा, जब वो सवाल वो उठाएगा, तब वो आवाज बाहर निकल कर आएगी। क्योंकि लोकतंत्र किसी व्यक्ति से नहीं बनता है या किसी राजनीतिक दल से नहीं बनता है या कोई पार्टी से नहीं बनता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। जब तक जनता इस विषय को लेकर के गंभीर नहीं होगी, जब तक जनता अपनी मांग को नहीं उठाएगी और जब तक जनता नहीं समझ पाएगी कि आखिर इसमें मेरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है और इससे लोकतंत्र को खतरा क्या है, तब तक ये चीजें उन लोगों तक नहीं सुनाई देगी। और ये जन भावना जब तक नहीं होती है तब तक मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा और पहले से ज्यादा और तेजी से जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात समझाइए कि आखिर डीलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों है? क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है? देखिए, देश की ज़रूरतें जो है वो तो सरकार पूरा कर रही है। सरकार को लगता है कि देश की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रही है। वो मानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सरकार ये कहती है सीए एनआरसी आना चाहिए। सरकार ये कहती है कि मनरेगा को बदल के जी राम जी कर देना चाहिए। तो सरकार तो ये कहती है, केंद्र की सरकार ये कहती है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर कर रहे हैं। देश की तमाम नब्ज को हमने टटोल रखा है और जो उनको ज़रूरतें हैं लोगों को वो हम पूरा कर रहे हैं। फिर आपकी जो डिमांड है वो तो मतलब अनएथिकल हो जाती है। वो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सरकार को नहीं लगता कि वो ज़रूरत है। नहीं आसिफ जी, सरकार होती कौन है ये कहने वाली कि परिसीमन हो या ना हो? सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, ये तो संवैधानिक चीज है। और सरकार कैसे बनती है यही तो परिसीमन तय करता है। अगर देश में परिसीमन नहीं हो, जनप्रतिनिधि नहीं हो, तो ये बातें तो मत सरकार कहिए कि कैसे ये होगा? सरकार औरों की सरकार में और इस सरकार में बड़ा फर्क है। ये बात आप बेहतर जानते हैं। आप कोई तो भी सरकार हो, मतलब प्राइमरी आपको सारी चीजें पता है। तो ये मत कहिए कि ये सरकार कौन होती है, बल्कि ये तो ये कहिए कि यही सरकार वो होती है जो तमाम चीजें निर्णय तय करती है। नहीं आसिफ जी, मैं यही कह रहा हूँ, सरकार कुछ नहीं होती है, क्योंकि परिसीमन की जो व्यवस्था है वो संविधान में है। इस देश की सरकार ही उसी तरीके से बनती है। भाई, अगर जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, चुनाव ना हो, प्रधानमंत्री न बने, तो सरकार किस बात की होती है? यही तो प्रक्रिया है परिसीमन की कि भाई जनप्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार परिसीमन आयोग को है और उसी के आधार पर भाई देश की सरकार चुनी जाती है। तो अगर देश की सरकार चुनने की प्रक्रिया ही नहीं रहेगी तो सरकार कौन होती है इस चीज को करने वाली? हाँ, ये अलग बात है कि राजनीतिक फायदे आप खुद ही बता नुकसान दीजिए, भारत में कितने आयोग हैं और कितने आयोग बहुत ही सफल, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी सफलता के साथ अपने टेनर पूरा करते हैं। मैं आपको एक आयोग की जानकारी तो मैं अभी दे दूं आपको
कि इस वक्त जब सबसे बड़ी जरूरत होती है हज कमेटी की, एक बड़ा आयोग माना जाता है, जो आपको बता दूं कि आप सुन के हैरत में होंगे कि लगातार 5 सालों से हज कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं है, सेंट्रल हज कमेटी में। और इस तरह के मैं कम से कम मेरे पास फहरिस्त पड़ी हुई है कि कई सारे आयोग हैं जो अभी तक गठित भी नहीं है, और गठित हुए हैं तो जहां सिर्फ अध्यक्ष हैं, बाकी कोई मेंबर नहीं है। तो आयोग की बात कहां कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखिए, जो और आयोग की बात आप कर रही हैं और परिसीमन आयोग, दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि परिसीमन आयोग इस देश का ऐसा आयोग है कि केवल वही एक ऐसी संस्था है कि जिसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसको इतनी पावर संविधान में दी गई है कि वो, क्योंकि वो तय करता है कि जनप्रतिनिधि कितने होंगे और उनका क्षेत्र क्या होगा। तो ये और आयोगों से अलग है। और जो जो बात आप सवाल उठा रहे हैं वो उससे रिलेट ही करता है कि जब परिसीमन नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो जो लोग सत्ता में होंगे वो निरंकुश हो जाएंगे। आज एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया कि 5 साल से उसमें अध्यक्ष नहीं है, तो कोई आवाज नहीं उठाने वाला, क्योंकि एक सीमित संसाधन में एक सीमित व्यक्ति सारी चीजों पर निर्णय लेने लगा। तो इसी का तो एक परिणाम है। अगर परिसीमन होते और देश में 543 की जगह 1450 सांसद होते तो जनता की सुनवाई ज्यादा होती ना। आप एक बार बताइए, 4100 की जगह अगर 10,500 विधायक होते तो किसकी सुनवाई ज्यादा होती? जनता की सुनवाई होती। आज एक बात बताइए कि एक एक मंत्री के पास इस देश में जहां संख्या कम है, 3-3 4-4 डिपार्टमेंट है, आप वो कैसे काम संभाल रहे हैं? ये सिर्फ इसी वजह से है कि उस व्यवस्था में दिक्कत की गई, उस व्यवस्था को रोक दिया गया, इसलिए नए लोग नहीं है। आज आप एक बात बताइए, राज्यसभा के लोगों को आप मंत्री बना करके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि लोकसभा में उस तरह के लोग नहीं आपको मिल पा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की संख्या कम हो रही है। तो सवाल यही उठता है कि कोई भी सरकार हो, सरकार को तय करने की प्रक्रिया को ही तो परिसीमित करते हैं, कहते हैं कि भाई उनकी संख्या क्या होगी। आज एक बात बताइए, वोटर लिस्ट देश में न हो, चुनाव आयोग चुनाव न कराए, तो सरकार का कोई अस्तित्व बचता है या लोकतंत्र का कोई अस्तित्व बचता है? तो ये सारे लेकिन चीज वो तो लोग तो ध्यान ही लोकतंत्र नहीं को दे रहे बनाने ना। के लिए आप ही है। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन रुद्र जी ये बात तो आप भी जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकली ये बात जानते हैं कि सरकार को बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी चीजें हो रही हैं वो बहुत नियंत्रणपूर्ण है, बहुत बेहतर हो रही हैं, और अभी इसमें कोई काटछाट करने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें परिसीमन करने की जरूरत नहीं है, कोई इसको डिलिमिटेशन लागू करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि साफ तौर पे देखिए, अगर उनको ये करना होता, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, इससे आपसे सवाल बहुत जायज है कि आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं अपनी बात वहां तक पहुंचाने की, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है। हमने भी लगातार कोशिशें की हैं और हम लगातार अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज आपके साथ बैठे हैं कि आपकी आवाज कम से कम सरकार के कानों तक पहुंचे कि आखिर डीलिमिटेशन की जरूरत क्यों है। देखिए, अब दूसरे तरीके से मैं डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार के कान पे जो नहीं रेंग रहा है, तो क्या महिला आरक्षण बिल के साथ मजाक हो गया? देश की आधी आबादी की जो बात करी जा रही है, महिला आरक्षण बिल बिना परिसीमन के लागू नहीं होगा। तो क्या 2023 में जो बिल पास किया गया था, जो जितना उसको हो हल्ला के साथ प्रसारित किया गया था कि बड़ी महिलाओं की तरक्की होने वाली है, महिला सशक्तिकरण होगा, तो इसलिए इस देश में मजाक से और कम क्या हुआ? क्योंकि वो आपकी शर्त ही है कि जब तक परिसीमन नहीं लागू होगा तब तक महिला आरक्षण नहीं लागू होगा। तो मैं आप बाकी देखिए चीजों की तो आप 2024 में बात क्या हुआ चुनाव में, 2024 का चुनाव सामने है, 2025 का चुनाव सामने है, 2026 में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले वो भी सामने है, कहां कुछ हुआ उस पे? तो मैं इसी बात को बात कर रहा हूं ना। तो ये इस बात को उन लोगों को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कुछ लोग, गिनती के लोग अगर सरकार चलाने लगेंगे, कुछ गिनती के लोग अगर देश चलाने लगेंगे, तो आप लोकतंत्र की क्यों बात कर रहे हैं? तब तो उसी तरह की बात करी जाएगी जिस तरह से पहले देश चलता था। भाई गिनती के लोग होते थे, राजा होते थे, रियासतें होती थी, उन्हीं लोगों के आधार पर उन्हीं से चुनाव होता था और उन्हीं के आधार पर देश चलता था। भाई अंग्रेजों के जमाने में भी कौन सी व्यवस्था नहीं थी जो आज व्यवस्था है? सारी व्यवस्था अंग्रेजों के समय और आज के समय में लगभग समान ही थी, लेकिन शासन व्यवस्था का परिवर्तन था ना। तो अगर वही व्यवस्था हम आज भी लागू करके चल रहे हैं, एक आधी आबादी को अधिकार देने के नाम पर अगर हम उनको धोखा दे रहे हैं और पूरी आधी आबादी चुप्पी साधे बैठी है, तो ये तो समझने की बात है कि लोकतंत्र की अब बात कहाँ कर रहे हैं। तो हमारी आपकी बात कहाँ रह जाती है? कि ये लोकतंत्र की प्रहरी की भूमिका सबको निभानी है ना, ये सिर्फ आपकी और हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो तो आम आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है। और उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ऑपोजिशन कितना आपके इस मसले पर आपके साथ खड़ा है, या इस मसले पे खड़ा है, या वो चाहता है कि नहीं इस पर पार्लियामेंट में भी इसके लिए डिस्कशन होना चाहिए, इसका वक्त निकलना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर ऑपोजिशन क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने जहां तक मैंने जानकारी जो इकट्ठा की और जो मुझे जानकारी है कि ऑपोजिशन के एक बड़े वरिष्ठ
पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद रहे हैं राशिद अल्वी, उन्होंने साफ तौर पे एक चैनल के मंच पे उन्होंने कह दिया कि अगर परिसीमन आयोग लागू हो गया, डिलिमिटेशन लागू हो जाएगी, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी दोबारा लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे। अब बताइए जरा इस पे। मैं इसी बात को कह रहा हूं ना कि जब ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा है, कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जिसमें विपक्ष कम से कम सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, यहाँ तो विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है कि परिसीमन पर उसने चुप्पी साध रखी। भाई महिला आरक्षण बिल जब पास हो रहा था, परिसीमन की बात उसमें कंडीशन जोड़ी गई थी, तो क्यों नहीं उस पर सख्ती के साथ विपक्ष आ पाया। विपक्ष अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जो मुख्य मुद्दा है उस पर उसने चुप्पी साध रखी है। कारण क्या है कि ये राजनीतिक बात नहीं है, ये देश की और सत्ता की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जिन लोगों ने राजनीति को अपने कब्जे में ले रखा है, जिन लोगों ने राजनीति को एकाधिकार कर रखा है, जिन लोगों ने राजनीति को प्राइवेट कंपनी समझ रखा है कि जिसके आधार पर निर्णय होंगे, जिसके आधार पर देश चलाएंगे, उन लोगों को ये दिक्कत हो रही है। और वही स्थिति विपक्ष के साथ भी बनी हुई। नहीं तो एक बात बताइए कि अगर जिस देश में 1450 की जगह 954 सांसद हैं, 1050 की जगह 4100 विधायक हैं, वो देश मौन साधे बैठा है। यहाँ SIR की बात पे एक वोट कटने पे लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कहाँ चले जा रहे हैं। पूरी देश की अदालत और पूरे देश का विपक्ष रोड पे आ जा रहा है। वहां 907 सांसद और लगभग 7000 विधायक कम हैं, वहां पर कोई बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार है। कारण क्या है कि इसका अगर मान लीजिए हम राजनीतिक फायदा की बात करेंगे, उन्हीं लोगों को मिलेगा ना जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं। भाई आज एक एक सीट के लिए लोग मर रहे हैं, कितने की खरीद फरोख्त हो रही है, किसी से छुपा नहीं है। तो इतनी बड़ी बदलाव होने वाला है, इतना बड़ा संख्या बल बदलने वाला है, लेकिन पूरा विपक्ष पक्ष या सारे राजनीतिक कुनबे इस तरह से मौन साधे हुए हैं। तो इसके पीछे आप क्या सोच सकते हैं? ये सोची समझी गहरी साजिश है। मतलब देखिए, सरकार का तो समझ में आ गया, सरकार ने तो आपने कह दिया कि सरकार क्यों चाहेगी, क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, लेकिन अपोजिशन क्यों चुप है, ये बात समझ से परे लग रही है। जरा अगर आपके किसी से बात हुई हो या आपने इस बात पे बात की हो तो जरा प्रकाश डालिए ना कि आखिर अपोजिशन क्यों चुप है, विपक्ष क्यों चुप है, आखिर उसको क्या डर सता रहा है कि वो नहीं, वो इस पर आके आप इस इशू पे, और आपका इशू नहीं है। मैं अब एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि ये डिलिमिटेशन और परिसीमन कोई आपका इशू नहीं है, कोई आपका मुद्दा नहीं है। आप इसको चाहते हैं, आप इस पर आगे बढ़ रहे हैं, आप इस पे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल लाजमी सी चीज है। लेकिन ये इशू तो देश का इशू है, इस इशू पे तो कम से कम, इस मुद्दे पे तो कम से कम अपोजिशन को खड़ा होना चाहिए था। आप उसको क्योंकि लीड कर रहे हैं, तो आपने जरूर अपोजिशन के लोगों से बात की होगी। उनको क्या संशय है, उनको किस बात का डर सता रहा है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है उनके साथ? देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि अलवी साहब ने क्या कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। क्यों चुनाव हार जाएंगे भाई? आपको इसका डर क्यों सता रहा? कारण क्या है कि समीकरण गड़बड़ हो जाएंगे। और जो विपक्ष की पूरी राजनीति है, चाहे उत्तर से लेकर आप दक्षिण तक देखेंगे, वो परिवारवाद पर सीमित है। वो सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते हैं, वो अपनी पार्टी में भी नहीं चाहते हैं कि कोई शीर्ष व्यक्ति आए, कोई नए लोग आए, नए लोग आकर के उस राजनीति को संभालें। क्योंकि परिसीमन होते ही 907 नए सांसद आ जाएंगे, 7000 नए विधायक आएंगे, जो आपसे नहीं होंगे, वो नए लोग होंगे। तो उनका डर सता रहा है कि जो इनकी परंपरागत चीजें चली आ रही हैं, जो राजनीति पे इन्होंने मोनोपोली बना रखी है, तीसरे चौथे जनरेशन के नेताओं के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। जो इनका एक छत्रक बना होना, या जैसे मान लीजिए कि जैसे बार बार कही जाती है शीर्ष नेतृत्व, ये डगमगाएगा। ये जो डर है, अगर ये बात नहीं होती तो दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने समय समय पर परिसीमन को बढ़ाया है। तो ये डर उनका व्यक्तिगत है कि जैसे अखिलेश यादव क्यों चुनाव हार जाएंगे भाई, ये तो और अच्छी बात होगी, और कंपटीशन होगा, और क्षेत्र छोटे होंगे तो और आपके लिए आसान होगा। अभी आप 25-30 लाख लोगों के जनता के बीच जाते हैं, अब 10 लाख के बीच जाना होगा, तब तो एक और अच्छी बात होती है ना। लेकिन समीकरण बिगड़ जाएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोगों को आपको अवसर देना पड़ेगा। और अवसर देने में जरूरी नहीं है कि जिन नेताओं के सहारे आप पार्टी चला रहे हैं, या जिसको एक फॉर्म की तरह, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या परिवारवादी नेताओं के तौर पर चला रही हैं, वो आगे चल पाएगी या नहीं। क्योंकि पूरे देश विश्व का अगर हम इतिहास उठा करके देखेंगे, तो इसीलिए परिवारवाद वहां की राजनीति में नहीं है, क्योंकि वहां समय समय पर परिसीमन होते हैं, सीटें बदलती हैं, नए लोग आते हैं। तो नए लोग आते हैं और राजनीति में अच्छा काम करके वो चले जाते हैं। भारत की राजनीति में क्यों दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि परिसीमन पर रोक, नए लोगों को जन्म नहीं। अभी एक बार बताइए, ताजा उदाहरण है बिहार का, आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के ने सीधे मंत्री पद की शपथ ली।
आप मीडिया में हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आपको अंदाजा था कि उपेंद्र कुशवाहा का लड़का मंत्री बनने जा रहा है? कभी नहीं, तो कभी भी ये नहीं। क्या है? किसी को नहीं था। और वो भी सोचिए कि तब हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री उस मंच पर बैठे हैं। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री जिस मंच पर बैठा है और उस मंच पर सीधे एक व्यक्ति को ला करके बिना किसी जानकारी के, बिना किसी के सीधे आप मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं, तो एक लोकतंत्र कहाँ बचता है? अरे तो इसके उपेंद्र इससे तो कुशवाहा का बेहतर बेटा राजतंत्र है था। रुद्र जी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है, इसलिए वो बनेंगे। तो मैंने क्या कहा ये कि चीजें भाई कहाँ खत्म राजतंत्र होने वाली हैं? देखिए, नहीं, इसीलिए इसका राजतंत्र मतलब और है कि आपका लोकतंत्र का साथ फर्क इसीलिए क्या कोई नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है। आप मतलब आप माफ कीजिए, लेकिन आप तो उस तरह के हेलीकॉप्टर हो गए कि आप उड़ कहीं और रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं और जाने वाले कहीं और हैं। मतलब आप तो सबके लिए घातक साबित हो रहे हैं। भला आपके ऊपर कौन साथ देगा? अब ये सोचिए जरा कि आप अब सीधे तौर पे ऐसी जगहों पे प्रहार करेंगे, ऐसी चीजों पर चोट लगाएंगे, तो आपका साथ भला क्यों देगा कोई? क्योंकि आप सोच के देखिए कि जरा आप उस चीजों पर प्रहार कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, अरे यहां तो ये तो मोह कभी देश से जाने ही वाला नहीं है। ये मोह कहां से जाएगा? ना कोई बेटे का मोह छोड़ने वाला, ना कोई बाप का मोह छोड़ने वाला, ना कोई सत्ता का मोह छोड़ने वाला। ये तो तयशुदा है। भारत की प्रवृत्ति चली आ रही है, इतिहास है इसका, और वर्तमान भी दिख रहा है। मैं उसी बात की बात कह रहा हूँ ना कि ये मेरी बात नहीं हो रही है। जब यही चीज करना है तो लोकतंत्र कहाँ से रहेगा? और वो लोग परिसीमन क्यों चाहेंगे? भाई अगर यही चीज राजतंत्र और इसमें फर्क क्या रहा? भाई राजा का लड़का पहले भी राजा बनता था, आज भी वही चीजें हो रही हैं। आज इंटरेस्टेड है। आप सोच के देखें ना रुद्र जी, इस बात का विरोध तेजस्वी यादव और उनका परिवार भी नहीं कर सकता है। ये जरा सोचिए, ये बात का विरोध मुकेश सहनी और उनका परिवार नहीं कर सकता है। मैंने क्या कहा आपसे कि जो आपने सवाल पूछा कि विपक्ष क्यों नहीं इस पे बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष की भी राजनीति इसी बात पर तो टिकी हुई है। कोई ऐसा मुद्दा आप पूरे देश में बताइए जिसमें पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा हो। भाई 2 बार इस पे 50 साल से रोक लगी हुई है, कभी आपने इसकी चर्चा सुनी? किसी विपक्षी नेता ने इसकी बिल्कुल आवाज भी नहीं। उठाई? भाई आज देश में SIR हो रहा है। SIR का मतलब है कि वोटर का नाम सही तरीके से आए, किसी वोटर का नाम न कट जाए। लेकिन वो वोटर किसको चुनेंगे, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वोटर उसी को तो चुनेंगे अगर परिसीमन के माध्यम से जब सीटें नहीं तय होंगी। अगर एक बात बताइए, इस देश में संसद में एक सांसद हो और वही प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सी बात यही है ना कि जब हम 1971 के आंकड़ों के अनुसार अपना लोकतंत्र चला रहे हैं, तो हम 2026 की बात क्यों करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम भारत 2047 में विकसित बनाने वाले हैं, जब हमारे संसाधन 2071 के आधार पर बने हुए हैं? तो हम कैसे बना सकते हैं? भाई मॉडिफिकेशन किसको कहते हैं? कोई भी आप ऐसी चीज बता दीजिए कि जो 50 साल पुरानी हो और उससे आप विकसित भारत की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं। हर जगह पर परिवर्तन हो रहे हैं ना, हर जगह चीजें बदली जा रही। तो केवल लोकतंत्र और वो राजनीति जिससे देश चलती है, उसको हम इतना पुराना क्यों रखना चाहते हैं? इसके पीछे का कुछ तो रहस्य होगा। भाई आप तो दोनों बात यही तो समझ में नहीं आ रही। देखिए, अगर आम भाषा में बात करें, पब्लिक के लिए बात करें, आम लोगों के लिए बात करें, तो ये बात समझ से परे है रुद्र जी कि इस इश्यू पे कोई नजर नहीं आ रहा आपके साथ, कोई एक खड़ा नहीं होना चाहता। फिर ऐसे इश्यूज पे आपको कैसे लगता है कि इस पर सरकार भी विचार कर लेगी, इस पे आयोग भी विचार कर लेगा, इस कुछ चीजों को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा? ये क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, इसको देखिए, जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता इसको नहीं समझती है और 2026 में परिसीमन नहीं लागू होता है, तो आप लोकतंत्र की बात मत करिए। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें तानाशाही चलती है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, कुछ व्यक्ति विशेष का कब्जा हो गया, वैसे ही रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र की बड़ी बात कर रहे हैं आप तो सीधे तौर पे आप लोकतंत्र की तुलना आप राजतंत्र से कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जब जितने क्षेत्रीय दल हैं उनका देख लीजिए क्या है। उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया और आपने खुद बताया कि ये पार्टियां उसका विरोध नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? सवाल तो यही उठता है ना कि इसी वजह से नहीं करती कि सारे लोग सिमिलर चल रहे हैं। लेकिन देश और लोकतंत्र व्यक्ति से नहीं चलता है ना, देश और लोकतंत्र जनता से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और देखिए उन्होंने एक बिहार के MLA, बिहार के मंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। आप मुस्कुराइए मत, जब बात है वो सही है। भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी परिवार को बढ़ावा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि वो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और कार्यकर्ता को नेता बनाया। मैं इस पे मुस्कुरा रहा हूँ कि जिस बात को आप कह रहे हैं वही बात गलत हो रही है ना, कि जिसको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था वो पहली बार विधायक कैसे बने थे? आप बताइए, इस उम्र में वो 4 बार विधायक कैसे बन गए? उसके पीछे का क्या कारण है?
तब मैं उस बात को आगे बढ़ाऊं। उनके तो पिताजी विधायक सवाल थे 4 बार से। अब फिर सीधी सी बात बताइए, जब उनके पिताजी 4 बार के विधायक थे तो पहली बार इनको विधानसभा का टिकट कैसे मिला? इसी आधार पर मिला ना, नहीं तो आदमियों की जिंदगी खत्म हो जाती, विधानसभा का टिकट मिलता है। तो सवाल मैं उस पर नहीं उठा रहा हूँ, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपका व्यक्तिगत मामला है, आप कुछ भी जी। कर लीजिए। लेकिन लोकतंत्र जो संवैधानिक चीजें हैं, जब हम देश में संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पे इतनी चर्चाएं होती हैं, बाबा साहब की इतनी बात होती है, दलित राजनीति कितनी बात, भाई दलितों की सीटों आप उसको मार करके बैठे हैं। परिसीमन होगा तो 131 की जगह है 350 सीटें हो जाएंगी दलितों के लिए रिजर्व। तो उससे किसका फायदा होने वाला है? दलित समाज का। और इसकी सबसे बड़ी राजनीति क्या है कि अभी कभी आप आंकड़े उठा करके देखेंगे कि जो लोकसभा में रिजर्व सीटें हैं 138 SC ST के लिए, उसमें सबसे ज्यादा परिवारवादी लोग हैं, क्योंकि वो जनरेशन वाइज जनरेशन उसी सीट पर अपना अधिकार बना करके SC ST रिजर्वेशन का फायदा लेकर के उसको अपना परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। आप तो ये वो बताइए चुप्पी कि क्यों अब साथ दे रहे हैं? आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपके बात से साफ तौर पे लग रहा है कि आप नाराज भी हैं, आप इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी हैं, आपको इस बात की चिंता भी है कि इतनी मेहनत करने के बाद वो चीजें वहां तक कैसे नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई, जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो अब आप क्या करने वाले हैं रुद्र जी? देखिए, मेरा जो अभियान है या जो मेरा काम है, जनता के बीच जागरूकता लाना। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर इस देश की राजनीति में आने वाले समय में परिसीमन लागू होता है तो 907 नए सांसद आएंगे, जो कि युवा होंगे, जो नए लोग होंगे। उसी तरीके से 7,000 नए विधायक जुड़ेंगे और महिलाओं की संख्या जो लोकसभा में होगी वो 450 प्लस हो जाएगी, दलितों की संख्या 350 प्लस हो जाएगी। तो जब हम बेहतर भारत की बात करते हैं तो वहाँ मुझे राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। अगर राष्ट्र की बात होती, जब देश की आजादी की लड़ाई थी, तब तो हम पूरा देश मैं एक बात विदेशियों से मतलब लड़ रहा इसको था। थोड़ा मजाक में लीजिएगा, लेकिन मैं आपके दावे को ऐसे ही देख रहा हूं जैसे बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार ने आपको 10,000 रुपए दिए हैं, 14 जनवरी के बाद मैं आपके खाते में 20,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो अभी आपके दावे की बात भी वैसे ही हो रही है रुद्र जी, कि आपके दावे में लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि उनके सहूलियत के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके फायदे के लिए तमाम चीजें हैं आपके पास। आप जो बता रहे हैं उससे उनका भला होना है, उसके बावजूद वो लोग कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये लगातार हमारी कोशिशों को समझना होगा। देखिए आसिफ जी, एक शायरी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कहा जाता है ना कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो जो चीज 50 सालों में नहीं हुई है वो 10 दिन, 15 दिन या 2 महीनों में नहीं होने वाली है। लेकिन इस देश का इतिहास एक बार वो रहा है शायरी और सुना दीजिए, एक बार और। कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो उसी तरीके से ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इस देश का इतिहास बड़ा अलग है। इस देश ने हर समय वो चीज को समझा है और जाना है। कितनी भी ताकतवर व्यवस्था हो, इस देश के लोगों ने जब उनके मन में वो विचार आ जाते हैं तो उसको बदलने में वक्त नहीं लगता है। अंग्रेजों की बिल्कुल। सत्ता कितनी ताकतवर थी, लेकिन उस समय तो हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, लेकिन देश बदला ना, देश उस चीज को ध्यान। तो ऐसे ही जब 50 साल से जो जमी हुई बर्फ है निश्चित एक तौर दिन में पे। नहीं पिघलेगी, उसको इस मैं आपको तरीके से देख बुना के गया है। मैं बार बार ये कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, फिर आपको और भी कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुतमईन हूँ मैं अपने दरख्तों से कि तूफ़ान आएगा और चला जाएगा। जिस तूफ़ान के साथ आप खड़े हैं, जिस तूफ़ान से आप मुकाबला करने वाले हैं, उसका मुकाबला आप बहुत बेहतर से करें, ये भी हमारी शुभकामनाएं हैं। और कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। इसी बुलंद हौसले के साथ आप लगे रहिए, क्योंकि आप कोशिशें ये कर रहे हैं कि ये देश की दिशा और दशा बदलनी चाहिए, वो ताबीर बदलनी चाहिए, और इसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। कहते हैं कि वो खुशवंत नहीं, दुष्यंत जी की एक शेर व शायरी है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, ये आग जली है तो जलनी चाहिए वाली बात है कि आप कोशिशें कर रहे हैं। आपकी कोशिशों को हम लोग भी देख रहे हैं, लगातार आप कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन आयोग आने के बाद आम आवाम को कितनी सहूलियत होगी, ये समझना और समझाना होगा, बताना होगा, आवाम को देखना होगा, आम लोगों को समझना होगा कि उनकी सहूलियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ चीज़ आना चाहता है, लाया जाना चाहते हैं लोग, उसको लाने देना चाहिए और उसके लिए पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया रुद्र जी। और इसी तरीके से लगातार हम आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, और इस मसले को भी, इस मुद्दे को भी हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे, ये तयशुदा महुआ खबर आपको एश्योर कर रहा है। आज
रुद्र प्रताप सिंह से हमारे साथ, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कह लें या परिसीमन आयोग की रिपोर्ट कह लें या परिसीमन लागू करने की बात कह लें, ये सिर्फ इंडिविजुअली उनका इशू नहीं है, उनका मसला नहीं है, ये आम जनता का मसला है, आम आवाम का मसला है, और वो चाहते हैं कि इसे लागू हो। इसके लागू होने से आवाम को बहुत फायदा होने वाला है। देखते रहिए महुआ खबर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। कल फिर आपको एक बड़ी शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे और उनसे हम बात कराएंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत।